हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं हिस्ट्री का चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है हर एक क्लास के बच्चों के लिए। खास तौर पे जो यूपीएससी एग्जाम तैयार करना चाहते हैं तो इस वीडियो का जो है फायदा उठा सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट भी उनके लिए रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मध्य भारतीय जो है परिदृश्य यानी 750 से लेके 1200 तक, यानी 750 से 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय जो है परिदृश्य कैसी थी, यानी भारत पे क्या क्या प्रभाव था और कैसी भारत की दशा थी। कहते हैं ये समय काल ऐसी थी जहाँ पर बहुत से जो है दूसरे देशों के जो राजाओं ने इस पर अटैक किया और भारत को बहुत बार लूटा। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो मोहम्मद गजनवी, ठीक है, मोहम्मद गौरी, ये बार बार भारत पे आके जो है भारत को खोखला करता चला गया। ये सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन सब के कारण क्या था और क्यों जो है यहाँ पर इन सब ने अपने बहुत आसानी से जो है अपना कब्जा कर पाए। तो देखिए, कहते हैं राजनीतिक गतिविधियाँ बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होता है किसी भी राजतंत्र को उठने के लिए। कहते हैं हर्षवर्धन, जिसके वर्ष में हम पिछले अध्याय में भी पढ़े थे कि पश्चात राजनीतिक विकास तभी बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। यानी हर्षवर्धन के काल, जिसको हम पिछले चैप्टर में डिस्कस किए थे 7 में, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि हम उसके आगे ही ये बढ़ रहे हैं। यदि हम 750 और 1200 ईस्वी तक की कार्य अवधि को हम 2 चरणों में विभक्त कर दें तो इससे हमें समझना बहुत काफ़ी आसान हो जाएगा। इसलिए हम जो है यहाँ पर 750 से लेके 1000 ईस्वी तथा जो कि हमारा पहला पाठ रहेगा, और दूसरा पाठ जो रहेगा 1000 ईस्वी से लेके 1200 ईस्वी तक, ये दूसरा चरण रहेगा जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट बातों पे जो है डिस्कस यहाँ पर करेंगे। कहते हैं इसके दौरान प्रथम चरण में भारत में 3 प्रमुख राजनीतिक शक्ति का उदय हुआ। देखिए, प्रथम चरण कब था? 750 से लेके 1000 ईस्वी के अंतर्गत कहते हैं 3 महाशक्तियों का उदय हुआ और ये 3 महाशक्ति बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये थे उत्तर भारत में प्रतिहार, पूर्वी भारत में पाल और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट। ये तीनों के तीनों जो थे काफ़ी इंपॉर्टेंट थे राजनीतिक दृष्टि से, और इनके अंतर्गत जो था हमेशा जो है युद्ध चलती ही रहती थी। कहते ये तीनों वंश उत्तर भारत के गंगा क्षेत्र पर अपना संप्रभुता स्थापित करने के लिए आपस में लगातार युद्ध करते रहते थे और इन शक्तियों के मध्य जो है सशक्त संघर्ष की त्रिपक्षीय युद्ध की संज्ञा भी दी जा सकती है। और दूसरे चरण में हम इन शक्तियों का विघटन भी पाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारत में कई छोटे छोटे सत्ताओं का उदय तो हुआ ही हुआ, और कहते हैं ये काफ़ी जो है संख्याओं में यहाँ पर राजवारों में ये विभक्त हो गए। उदाहरण के लिए उत्तर भारत में प्रतिहार वंश के विघटन के फलस्वरूप विभिन्न राजपूते वंश जैसे चौहान, चंदेल, परमार इत्यादि के नियंत्रण में भी राजपूत वंश आ गए, और ये वही प्रांत है जिन्हें 11वीं और 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने जो है मोहम्मद गजनवी के आक्रमण से भारत की रक्षा भी की थी, किंतु आक्रमणकारियों के खिलाफ संगठित न हो पाने की वजह से वो अनंत हार गए। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने भारत पे जो है कई बार आक्रमण किए। कहते हैं 17 बार उसके द्वारा आक्रमण किया गया, और जब भी मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता था यहाँ से जो है अपार धन दौलत जो है लूट के लेके जाता था और अपने साथ एक जो है गुलाम वंश के शासक को स्थापित कर देता था, जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी की जो है काफ़ी विशेष स्थान भारत में हो गया। बेशक मोहम्मद गौरी जो था भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन बार बार भारत पे आक्रमण करके ये जो होता था भारत के धन दौलत को लूट के ले जाया करता था। और यहाँ पर जो राजा राज्य करते थे वो बहुत कमज़ोर हो गए, जिसके कारण से बहुत से राजतंत्र जो था भारत पे आक्रमण किया, और आपको पता है कि गुलाम वंश की स्थापना भी हुई और गुलाम वंश कई शताब्दियों तक जो है अपना राज्य शासन चलाते रहे। और उसके बाद जब इनकी शासन खत्म हुई, ये भी जो है आपस में जब लड़ने लग गए, तो इसके जगह है जो बाबर को आमंत्रण दिया गया और बाबर ने भारत पे आक्रमण करके अपना जो है पूरा जो है अपना साम्राज्य का विस्तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। और अकबर की तो आपको पता है कितने सालों तक राज्य किया, इसका कोई दो राय नहीं है। तो कहते हैं आपस में जब लड़ते हैं तो विदेशी जो होते हैं उन पे बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ता है और वो सरलता से जो है हम पे अधिकार कर लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, अंग्रेज का भी सिस्टम यही था कि भारत में राजाएं आपस में लड़ रहे थे तो अंग्रेज ने अपना सिक्का चला के यहाँ पर जो है 250 साल तक अपना राज स्थापित करके
चले गए। तो यही सब बातों को समझना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा कि हमारे देश में अगर हम अपने देश को गौरवपूर्ण बनाना है और गौरवपूर्ण बनाना है तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें मिलजुल के जो है कार्य करना चाहिए और देश के लिए करना चाहिए। आज की राजनीति की तरह नहीं कि हर समय तू मैं चलता ही रहता है और होता ही रहता है। तो ये सब बातें बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम देखें तो हम ऊपर वर्णित तीनों शक्तियों के विषय में संक्षिप्त में चर्चा अवश्य करेंगे। कहते हैं अगर हम कहते हैं गुज्जर यानी प्रतिहार वंश की स्थापना जो है 8वीं शताब्दी में नागाभट्ट प्रथम के मलवा क्षेत्र में की गई थी। यानी देखा जाए तो नागाभट्ट प्रथम ने मलवा क्षेत्र में इस वंश की स्थापना किया था। कब किया था? 8वीं शताब्दी में। किसने किया था? नागाभट्ट। कौन सी वंश का? तो गुज्जर प्रतिहार वंश का। और वह किस जाति से जो है अब बिलोंग करता था? तो वह राजपूत जाति से बिलोंग करता था तथा उसकी उत्तराधिकारी जो है वत्सल्य राज ने अपने साम्राज्य की उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से का फैलाया था तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कन्नौज को अपनी राजधानी भी बनाया था। वत्स्य राज की विस्तार नीति ने उसका बंगाल तथा बिहार के शासक धर्मपाल के साथ संघर्ष भी काफ़ी हद तक हुआ। शीघ्र ही दक्षिण भारत के राष्ट्रकूट सम्राट भी इस संघर्ष में कूद पड़ा। जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि तीनों जो है आपस में लड़ने लग गए थे। तभी जो है त्रिकोणीय संघर्ष का आरंभ हुआ, अर्थात तीन शक्तियों के बीच युद्ध हुआ और यह अगले 150 वर्ष तक आगे की विभिन्न शासकों के मध्य जारी रहा। यानी ये नहीं कि ये यहीं पे ख़त्म हो गया, कहते हैं 150 वर्षों तक आगे विभिन्न शासकों के मध्य ये संघर्ष जारी रहा। यद्यपि कन्नौज पर अपना आधिपत्य बनाए रखने के लिए गुर्जर प्रतिहार का संघर्ष चलता रहा और इस वंश का एक महान शासक जो है 9वीं शताब्दी में मिहिर भेजा था। अपने साम्राज्य को लुटेरों से सुरक्षित बनाए रखने के लिए जो है अरब विद्वान सुलेमान ने उसकी प्रशंसा भी काफ़ी की थी। पूर्वी भारत में 8वीं शताब्दी में जो है गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना किया गया। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, 8वीं शताब्दी में ही गोपाल द्वारा पाल वंश की स्थापना हुई थी। क्योंकि सभी शासकों के नाम पाल पर ही समाप्त होते थे, अंत इस वंश को हम पाल वंश के नाम से जानते हैं। गोपाल के पुत्र तथा पोत अथवा धर्मपाल तथा देवपाल ने जो है पाल वंश की प्रतिष्ठा तथा शक्ति में 4 चांद लगा दिए। देखिए गोपाल के पुत्र, ठीक है, तथा पुत्र ने, गोपाल का पुत्र कौन था? धर्मपाल। और धर्मपाल का पुत्र कौन था? देवपाल। इन्होंने क्या किया? पाल वंश की प्रतिष्ठा पर 4 चांद लगा दिया। यानी इनकी मेहनत के फलस्वरूप जो पाल वंश था वो चरम सीमा पे पहुंच गया। हालांकि पश्चिम की ओर उनका विस्तार प्रतिहारों ने रोक दिया, यानी प्रतिहारों के रोकने के कारण वो आगे न बढ़ सके, लेकिन पालों ने बिहार तथा बंगाल में छोटे से अंतराल के साथ लगभग 400 वर्ष तक शासन किया। कहते 400 वर्ष तक शासन करना कोई आम बात नहीं है। पाल शासक बौद्ध धर्म को माना करते थे और उन्होंने अपने धर्म का विस्तार करने के लिए पूर्वी भारत में बिहारों तथा मंदिरों का बड़ी संख्या में निर्माण करवा दिया। कहते हैं भागलपुर बिहार के निकट विक्रमशील विद्यालय को स्थापित करने का श्रेय भी जो है धर्मपाल को ही जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय की भांति यह पूरे भारत तथा तिब्बत के विद्यार्थियों को आकर्षित किया करता था और इस बिहार में कई संस्कृति ग्रंथों की तिब्बतीय भाषा में अनुवाद भी किया गया। कहते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंधी सर्वाधिक चर्चित नाम अतिशाह दीपंक का रहा, जो तिब्बत में बड़े ही आदरणीय थे। दक्षिण भारत के 8वीं शताब्दी में था दंतदुर्ग ने जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। अब देखिए तीसरी वंश की स्थापना कब हुई थी? 8वीं शताब्दी में ही हुआ था और इसकी स्थापना किसने किया था? दंतदुर्ग ने किया था। यानी राष्ट्रकूट शासन की स्थापना दंतदुर्ग ने किया था और राष्ट्रकूटों की राजधानी शोलापुर के निकट मलेखेट तथा मनेखेत थी। यानी ध्रुव शासन काल में यह राष्ट्रकूटों में वैभवशाली नगरी कन्नौज प्रतिनिधित्व के लिए उत्तर भारत की ओर रुख किया, किंतु जैसा कि पहले बताया गया है इससे त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। यानी त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया जहां पर तीनों राजा आपस में लड़ा करते थे
और इस राजाओं के नाम आपको याद हो गया होगा, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। जो राष्ट्रकूट हम अभी बात कर रहे हैं, तो यानी तीनों राजा में त्रिकोणीय संघर्ष को जन्म दिया। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक कृष्ण प्रथम था, यानी इसे एलोरा में विख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराने का श्रेय भी प्राप्त है। यह पत्थर के एक ही टुकड़े से बना है, यानी देखा जाए तो पत्थर के एक ही टुकड़े से जो है कैलाश मंदिर को बनाया गया, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। भगवान शिव की समर्पित है, यानी भगवान शिव के लिए जो है पत्थरों से बनाई गई मूर्ति समर्पित है। अरब लोगों द्वारा लिखे विवरण हमें सूचना देते हैं कि राष्ट्रकूट शासकों के अरब व्यापारियों के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। इन व्यापारियों को जो है मस्जिदों का निर्माण कराने बिना किसी अवरोध के अपने धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता भी थी। यह राष्ट्रकूट शासकों की धार्मिक उदारताओं का ही उजागर नहीं करता है, बल्कि अरब लोगों के साथ जो है व्यापार जो बढ़ाकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने की उनकी प्रवृत्ति को भी दर्शाता है। दक्षिण भारत में चोल शासकों ने एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना किया, जो 1000 से लेकर 1200 ईस्वी के दौरान थी। कहते संगम काल के दौरान वर्णित प्रतापी चोल शासक इस काल के चोल शासकों के मध्य संबंध में स्पष्टता नहीं है। दक्षिण भारत में जो है पल्लव वंश के सिंहासन से हटाने के बाद चोल शासक सत्ता में आ गए थे, और चोल साम्राज्य का स्थापक विजययाल जो कि 9वीं शताब्दी था, किंतु उसके गौरव के वास्तविक वास्तुकला राजा राज प्रथम यानी 985 से लेकर 1014 ईस्वी तक राज्य किया। कौन किया? राजा राज ने किया। तथा उसका पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम, जो 1014 से लेकर 1044 ईस्वी तक राज किया। अपने सर्वोत्तम काल के चोल साम्राज्य उत्तर में जो है तुंगभद्र नदी, कृष्णा नदी की सहायक नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत था। चोल शासकों ने अपनी जल सेना का सफल प्रयोग भी किया तथा न सिर्फ मालदीव तथा दक्षिण जो है लक्षद्वीपों को भी पराजित किया, बल्कि श्रीलंका को भी अपने अधीन कर लिया था। उन्होंने जावा, सुमात्रा और मलयालम को भी शासकों को पराजित कर दिया, और राजा राज प्रथम का महानतम योगदान तंजौर स्थित प्रभु श्री शिव की जो है समर्पित उस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण है, जिसे हम राजा राजेश्वर या बहुविधेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम का शासन और भी अधिक रोमांचक था, यानी देखा जाए तो उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम का शासन भी रोमांचक से भरा हुआ था। उसने पाल शासक मणिपाल को पराजित कर बंगाल में गंगा तक अपनी शक्ति का डंका बजा दिया था, और इस विजय को जो है स्मरणीय बनाने के लिए उसने एक नई राजधानी कहते गंगा को चोलपुरम की नींव डाली। स्वयं ही गंगाई कोड गंगा विजेता की उपाधि धारण कर लिया इसने, और वह शिक्षा का महान प्रत्ययदाता था और पंडित चोल के उपनाम से भी काफ़ी विख्यात हुआ। अंतिम प्रमुख चोल शासक जो है कुलोत्तुंग, जो कि 1070 से लेके 1122 ईस्वी था। उसके शासनकाल में चोल साम्राज्य में विघटन प्रारंभ हुआ, और वह एक बहुत छोटे क्षेत्र में सिमट कर रह गया। यानी जहाँ पर यहाँ देखिए कि राजेंद्र ने अपने जो है शासनकाल को इतना चरम सीमा पर पहुँचा दिया, वहीं उसका पुत्र जो है कुलोत्तुंग, ठीक है, शासन तो उसने किया, लेकिन जो है अपने साम्राज्य को जो है बिल्कुल विघटित करके सिमट कर रख दिया। देखा जाए तो हमने जो ये बात समझने की कोशिश किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। हालांकि अंतर क्षेत्रीय संघर्ष निरंतर होता ही रहा, परंतु साथ ही संस्कृति भी समृद्धि की ओर बढ़ती रही। वास्तव में बड़ी राजनीतिक शक्तियों के उदय से विभिन्न क्षेत्रों में अपेक्षाकृत शांति की स्थापना हुई। इससे इन क्षेत्रों के कला, वस्तु और साहित्य से संबंधित विशेष क्षेत्रीय तरीके के विकास को भी काफ़ी जन्म दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी शासकों ने किस प्रकार जो है कई क्षेत्रों में अपना जो है अधिकार स्थापित करने में सक्षम हो गए थे। इनमें जो देखा जाए तो तीनों वंश, प्रतिहार हो, चाहे पाल हो या राष्ट्रकूट हो, सभी ने जो है अपना शासन फैलाने में हर संभव जो है कोशिश किया। कहते हैं ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट भी था उस समय के लिए, काफ़ी इन दोनों में संघर्ष भी चला। यहाँ पाल वंश ने जहाँ जो है कलकत्ता तक जो है बंगाल के क्षेत्र तक अपना जो है प्रभुता स्थापित करने में सक्षम हुए, वैसे ही देखा जाए तो इन्होंने श्रीलंका को भी नहीं छोड़ा। यानी श्रीलंका पर भी इन राजाओं का
अपना पुण्य अधिकार कर लिया था। तो ये कई मानने में मैप भी हमें बताने के लिए सक्षम है कि उनके जो है विस्तार क्षेत्र कितना अधिक था। और ये आपके लिए भी ज़रूरी था कि मैप से आप देखें और समझें कि ये कितने क्षेत्र में जो है इनका दबदबा था। तो ये काफ़ी ज़रूरी भी है और समझ के लिए सही भी है। यहाँ पर देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक जो आया है शासन की प्रवृत्तियाँ। देखिए शासन की प्रवृत्तियाँ आप सोच रहे होंगे किसके अंतर्गत है, तो ये अंतर्गत है आपका 750 से लेके 1200 ईस्वी के मध्य भारत की जो है परिदृश्य, कि भारत का इस समय कैसा परिदृश्य था, कैसा था। तो इसमें हम शासन की प्रवृत्तियाँ भी जानना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं शासन की जो है तत्कालीन ढांचा प्रायः विकेंद्रीकरणित और राजनीतिक पद्धति के रूप में दर्शाया गया था। विकेंद्रिक तंत्र राजतंत्र क्या है? देखिए विकेंद्रीकरण होता क्या है आखिर, विकेंद्रीकरण का क्या आशय है? कहते हैं अगर देखा जाए विकेंद्रीकरण वह प्रणाली है जिसमें निस्संदेह सर्वोच्च पद पर जो है राजा होता है और किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुख्य की सहायता से करता है। जैसे आजकल के समय में भी आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो होता है मुख्य शासक नहीं होता है, वहाँ प्रधानमंत्री होता है, उसका मंत्री परिषद होता है। जो प्रधानमंत्री जो है अपने मंत्री परिषद में शक्तियों को बांट देता है और ये सारी शक्तियाँ राष्ट्रपति का ही होता है। तो वहाँ पर जो है सारे के सारे कार्य जो होते हैं मंत्री परिषद द्वारा निभाए जाते हैं। तो सेम ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि निस्संदेह सर्वोच्च पद पर जो है राजा ही होता है, किंतु वह अपना शासन जागीरदारों अथवा सामंतों जैसे उप प्रमुख के सहयोग से करता है। सामंत व्यवस्था के तरपत्य ऐसे शासक से था जो पराजित हो जाते थे, किंतु उनका राज्य उन्हें इस शर्त पर आपस मिल जाता था कि वो विजय राज्य की अधीनता स्वीकार करेंगे तथा उसके नगद तथा अन्य प्रकार के शुल्क की आपूर्ति भी रहेंगे और आवश्यकता के समय वह सैन्य सहायता भी करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो है समानता का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर समानता का साफ शब्दों में अर्थ ये होता है कि राजा जिस राजा पे विजय प्राप्त कर लेता है उसको जो है राज्य नहीं छीनता है, उसको राज्य जो है आपस लौटा देता है। लेकिन राज्य लौटाते समय कुछ शर्त रखी जाती है कि वो जो है मेन राजा जो है जो महाराज है उसको वो टैक्स देगा और जो है समय समय पर जब पड़ेगा तब वो अपने शक्ति सैनिक को भी जो है राजा के हाथों सौंपेगा। तो इस सारी बातें के अंतर्गत जो है समानता आती है, क्योंकि ये समानता अपने क्षेत्र में शासन करने के लिए स्वतंत्र होते थे। यानी ये नहीं है कि इनके ऊपर जो है किसी तरह के जो है प्रतिबंधित होते थे। जैसे आप देख सकते हो कि हमारे अभी के समय में राजनीतिक में ये होता है कि हर क्षेत्र में जो होते हैं मुख्यमंत्री होते हैं और मुख्यमंत्री जो होता है अपने क्षेत्र में बिल्कुल स्वतंत्र होता है हर एक डिसीजन के लिए। तो सेम वैसा ही था, लेकिन ये जो है सेंटर से ही चलाया जाता है। सेम यही कंडीशन कुछ देखने को उस समय भी हमें मिला था। कहते हैं क्योंकि ये समाज अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते थे, अंतर वो बहुत शक्तिशाली भी थे। अब अपना अनुमान लगा सकते हो कि ये जो है सरदार शासन के लिए खतरा भी हो सकते थे। कभी कभी ये खतरा भी होते थे, तो उनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और कभी कभी तो अगर कोई शासक मजबूत हो जाता था तो वो अपना जो है खुद को स्वतंत्र भी कर देता था। जब हम गुलाम वंश पढ़ेंगे तो देखेंगे कि गुलामों ने अपने आप को स्वतंत्र राजा कैसे बना लिया। दीदी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि दुर्बल शासक के समय ये बगावत का झंडा उठाकर अपनी स्वतंत्रता सत्ता स्थापित कर लेते थे और ऊपर दिए गए प्रतिहार साम्राज्य के साथ ही यही हुआ था। यानी गुप्ता जो है वंश का जो है खत्मा इसी कारणों से हुआ था और प्रतिहार वंश का भी जो है इसी तरह से जो है विघटन हुआ था, क्योंकि वो राजाओं को अधीन छोड़ देते थे और ये राजाएं अपने आप को पावरफुल बना के राजाओं के प्रति जो है संघर्ष छेड़ दिया करते थे। विकेंद्रीकरण राज्य व्यवस्था का अन्य पहलू ब्राह्मणों तथा अन्य को जो है भूखंड दान करने की प्रथा में भी देखा जा सकता है। यानी उस समय जो था ब्राह्मणों को अधिक मात्रा में भूखंड दान से प्राप्त होता था और इस परंपरा को जो है सातवाहन वंश के शासकों ने प्रथम तथा द्वितीय शताब्दी में आरंभ भी कर दिया था। यानी ये जो प्रथा चलाने का श्रेय किसको जाता है? सातवाहन वंश को। ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी एग्जाम में हमेशा रहता है। ये क्वेश्चन आपको जो है बुकों के अंदरों से ही मिलेगा, आपको एमसीक्यू के अंतर्गत नहीं मिल सकता है। किंतु गुप्त साम्राज्य के शासन के पश्चात तो यह संपूर्ण भारत में प्रचलन में आ गई थी। अब भूखंड का दान जो है मात्र धार्मिक व्यक्तियों को ही
नहीं बल्कि कुछ राजकीय अधिकारी को भी दिए जाने लग गया। देखिए, भूखंड की जो बात थी वो सिर्फ पहले उस समय ब्राह्मणों के दी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जो राज्य करते थे उनको भी भू जो है देने लग गए। तो इसका मतलब था कि उनके पास जो है खजाना की कमी थी। इसके क्या कारण थे? माना जाता है कि व्यापार में लगातार पतन की स्थिति ने इस काल में भूमि दान के करने की परंपरा जारी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि उस समय जो था धन की मात्रा बहुत कम गई थी और इस कंडीशन में जो है जागीर देना एक स्वाभाविक बात था, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों तथा अन्य को उनकी सेवाओं का भुगतान करने के लिए मुद्राओं का अभाव चल रहा था उस समय। कहते गुप्तोत्तर काल में जो है प्राथमिक खोज में सिक्कों की उपलब्धता न होने से पता चलता है कि मुद्राओं का अभाव हो गया था। देखिए, जब यहाँ पर जो है बहुत से स्कॉलर ने जब यहाँ खोज किया तो इन्होंने पाया कि इस समय के दौरान कोई भी सिक्का का आविष्कार नहीं हुआ और कोई भी सिक्का चलाई नहीं गई। इससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि उस समय सिक्कों का अभाव हो गया था, जिस कारण से जो है इस समय जो है राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल ही दुर्बल हो गया। दान में मिलने वाली भूमि का जो है मुक्त होती थी, यानी जो दान में मिलता था उसकी कोई कर नहीं लगाई जाती थी, अर्थात दान प्राप्त करने वाला व्यक्ति शासन को कोई भी शुल्क अदा करने के लिए बाध्य नहीं होता था। जैसे आज के समय में जो मंदिरों में दान करते हैं, ठीक है, उनको जो है कर मुक्त कर दिया जाता है। सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है कि जिनको दान में मिलता था कोई भी राज्य, उसको टैक्स नहीं देना पड़ता था। समझ गए ना? तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उस भूमि का उपयोग किया करते थे, क्योंकि इसमें जो है टैक्स भी देना नहीं पड़ता था, इसलिए व्यक्ति जो था अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करता था। दान प्राप्ति करता दान की गई भूमि पर किसी भी शासकीय हस्तक्षेप से मुक्त, यानी कोई भी जो है शासक उस पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगा सकता था। इस प्रकार दान प्राप्त करने वाला दान में मिली भूमि को अपनी अधिकार में ले लेता था। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है। दक्षिण भारत में चोल शासकों की प्रशासनिक व्यवस्था थोड़ी भिन्न थी। कहते हैं ग्राम स्तर पर स्थानीय लोग जो है स्वशासन का आनंद उठाया करते थे। स्वयं द्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सहायता से वह अपने शासन की देख रेख भी किया करते थे। यानी उस समय जो है लोगों के द्वारा एक व्यक्ति को निर्वाचित किया जाता था, जैसे हमारे आज के समय में होता है। यानी आपके द्वारा किसी व्यक्ति को आप चुनते हो, जिसको आप मुख्यमंत्री बनाते हो, ठीक है, और उसके द्वारा ही शासन किया जाता है और देख रेख किया जा करता था। अभिलेखों में दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख हमें प्राप्त होती है, वो थे सभा और उर। ब्राह्मणों द्वारा जो है वंशागत रूप से शासित ग्रामों की समितियों की सभा कहा जाता था, जबकि गैर ब्राह्मण प्रभुता वाली समितियां जो है उर कहलाती थी। ये समितियां ग्रामीणों द्वारा एक निश्चित प्रणाली के तहत निर्वाचित सदस्यों की जो है सहायता से जन कल्याणकारी कार्य कर संचार तथा मंदिर प्रबंधन जैसे कार्य के लिए उत्तरदायित्व का ये निर्वाह किया करते थे। यह चोल शासन की एक अनुपम विशेषता थी, क्योंकि इससे केंद्रीय सत्ता तथा स्थानीय स्वशासन के बीच बेहतर संबंध का पता हमें चलता है। अगला पॉइंट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। आखिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किसके अंतर्गत है? तो देखा जाए 750 से लेकर 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य के अंतर्गत ये हमारा टॉपिक आया है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन। आरंभ मध्य काल में कई सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन भी हमें देखने को मिला। सामाजिक दृष्टि से इस काल का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम जातियों की संख्या में वृद्धि होना था। यानी जातियों की संख्या में काफ़ी वृद्धि देखने को मिला इस समय काल में। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे में समझ में आता है कि ये कैसे घटित हुआ, कैसे यहाँ पर जो है अधिक धर्मों का उदय हुआ। इसका एक प्रमुख कारण था ब्राह्मणों में एक नए समूह का समावेश रहा। समझा जाता है कि जो है भूदान में वृद्धि हुई, कृषि के दायरे में नए क्षेत्र भी आने लग गए। इसे स्थानीय नागरिकों के शिकार करना त्यागने तथा कृषि को अपनाने की प्रेरित किया गया और यह कृषक के रूप में सामने आए तथा समाज में क्षुद्र के रूप में स्थापित हो गए। वास्तव में भूदान की परंपराओं ने विभिन्न आंतरिक प्रांतों में ब्राह्मणों के स्थान परिवर्तन तथा प्रवास को जन्म दे दिया। यहाँ वह अपनी ब्राह्मणवादी संस्कृति को जो है पल्लवित और जो पोषित कर सके। भूदान के जो है कार्यस्थलों की संख्या में एक वृद्धि होने लग गई और कार्यस्थ जो है मूलभूत लिपियों थे और तथा भूदान के लेख पत्रों के लेखन में दक्ष थे। स्वाभाविक रूप से जो भूदान में वृद्धि हुई, कार्यस्थलों के महत्व को भी काफ़ी महत्वपूर्ण वृद्धि होने लग गई।
किंतु इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता नए राजपूत वर्ग का उदय रहा, जैसे चौहान, परमार तथा चंदेल इत्यादि। बहुत से इतिहासकार के अनुसार वो विभिन्न विदेशी शासकों जैसे शक, हुन, कुषाण इत्यादि के वंशज थे, जो इतिहास में विभिन्न युगों में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भारत में आ गए थे और धीरे धीरे वो व्यक्ति राजस्थान के निवासी होके रह गए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। भारतीय समाज में शामिल होने के पश्चात योद्धा वर्ग के रूप में ये उभर कर सामने आए और कई इतिहासकार इन्हें जो है ब्राह्मणवादी समाज के क्षत्रिय वर्ग के रूप में भी देखते हैं। किंतु वर्तमान में कई विद्वान जो है राजस्थान में राजपूतों के उदय कृषि गतिविधियों की प्रगति में कुछ संबंध मानते हैं और यह स्पष्ट है कि भूखंड दान करने में वृद्धि होने पर कृषि जब वास्तविक में वृद्धि हुई थी। परिणाम स्वरूप कई स्थानीय प्रमुख के पास अपनी स्वतंत्र इकाई की स्थापना करने के लिए पर्याप्त आर्थिक राजनीतिक शक्ति थी। अपनी नवीनतम स्थिति की जब प्रामाणिकता को बनाए रखने के लिए उन्होंने गंगा क्षेत्र के ब्राह्मणों को कर्मकांड तथा शाही उत्सव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया तथा बदले में उन्हें भूमि दक्षिणा के रूप में दी गई। उन्हें ब्राह्मणों को अपने विषय में राम, सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के वंशज होने के बारे में भी लिखने को प्रोत्साहित किया। यानी जो राजा हुआ करते थे उनको अपने आप को राम, सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के रूप में काफ़ी प्रोत्साहित किया गया, जिससे वो योद्धा वर्ग में एक जो है सम्मानजनक स्थिति को कायम रख सके। तो यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो है आपके समक्ष आया है कि इन्होंने ब्राह्मणों को अपने विषय में राम, सूर्यवंशी, कृष्ण चंद्रवंशी के रूप में उन्होंने प्रोत्साहित किया और लिखने के लिए प्रेरित किया। आर्थिक रूप से जो है प्रथम चरण 750 से लेकर 1000 ईस्वी में पतन का काल माना जाता है। यानी ये काल जो था इन वंशों का पतन का सबसे इम्पोर्टेंट काल अवधि माना गया। यह सिक्के के आदान प्रदान उत्तर भारत में नगरों की स्थिति जब वर्तमान स्थिति से हमें ज्ञात होता है, किंतु सन 1000 ईस्वी में द्वितीय चरण में इस व्यापारिक परिस्थिति में सुधार की अवस्था देखते हैं। न सिर्फ हमें इन मुद्राओं से प्राप्त होने बल्कि व्यापारिक वस्तु नगरों का भी विवरण हमें मिलता है। इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसका कारण जानना अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके दो प्रमुख कारण प्रतीत होते हैं। पहला जो होता है भूखंड दान देने की प्रक्रिया के फलस्वरूप कृषि में वृद्धि काफ़ी हो गई होगी, जिससे हम वस्तुओं के विनिमय के लिए अतिरिक्त उत्पादन की स्थिति पाते थे। तो दूसरा ये भी हो सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जाल व्यापार में भारतीय तटीय क्षेत्रों में अरब व्यापारियों का उदय हो गया हो और अरबों ने जो है 712 ईस्वी में सिंध में अपना राज्य स्थापित किया तथा धीरे धीरे उन्होंने अरब से चीन तक जो है अपना उपनिवेशिक विस्तार भी किया और इस उपनिवेशिक देशों ने भारतीय उत्पादों के विक्रय और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई तथा भारत के बाहरी व्यापार की प्रगति में भी सहायता किया। चोल शासकों के शासनकाल में दक्षिण पूर्वी एशिया, मलय, इंडोनेशिया तथा चीन के साथ जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हमें देखने को मिलता है और ये सब तब समझ में आएगा जब हम यहाँ पर मैप देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मैप में क्या दर्शाया गया है और इनके संबंध किस प्रकार जो यहाँ उजागर होती है। इस मैप में आप देख सकते हो कि उस समय के दौरान व्यापारिक केंद्र को दर्शाया गया है, जो कि बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख सकते हो कि विश्व के हर क्षेत्रों में जो है इनका संबंध स्थापित था और ये लोग जो थे इस सभी चीज़ों से जुड़े हुए थे। तो देखा जाए तो उस समय व्यापार के क्षेत्रों में ये जो थे परम सीमा पे थे, पूरा उत्कृष्ट थे और हर जगह जो है व्यापार इनका जो है करने का इनकी प्रथाएं चल रही थी। तो शायद इन्हीं कारणों से जो था विदेशी जो थे भारत पे आकर्षित हुए और भारत को कई क्षेत्र में जो है अपना अधिकार स्थापित करने में जो है आगे हुए। यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है संस्कृति विकास। आखिर संस्कृति विकास कैसे हुआ, किस काल में? तो काल जो हमारे समय है 750 से लेके 1200 ईस्वी के मध्य भारतीय जो है परिदृश्य। तो इसके दौरान यानी 750 से लेके 1200 के बीच में संस्कृति विकास किस प्रकार हुई, इस पे जो है हमें प्रकाश हम डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस समय संस्कृति की क्या दशा थी। दोस्तों ये ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि 750 से लेकर 120 ईस्वी के मध्य भारतीय परिदृश्य के जो है संस्कृति विकास पर प्रकाश डालिए। तो क्वेश्चन तो आपको कहीं से कैसे भी बना के आ सकता है। अगर आपको संस्कृति विकास के अंतर्गत क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा
आपके लिए। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि 750 से 1200 के बीच के अंतर्गत पूछा गया हो। तो एग्जाम में अगर आप टॉपिक से समझ लेते हो ना, तो एग्जाम में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, टॉपिक के रिगार्डिंग आप अच्छे से अच्छे आंसर कर सकते हो, चाहे एमसीक्यू में हो, चाहे यूपीएससी एग्जाम के बच्चे हो, चाहे कोई भी हो। कहते हैं क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, और टॉपिक को समझ लेने का अर्थ होता है कि आपने हर एक चीज़ों को जो है विस्तार पूर्वक समझ लिया है। तो यहाँ पर हमारे समस्त संस्कृति विकास कहते हैं नई क्षेत्रीय शक्तियों को आने से नए राजनीतिक संस्कृति क्षेत्रों का उद्भव हुआ। जैसे उत्तरी गुजरात में बंगाल, उड़ीसा, मध्य भारत में महाराष्ट्र तथा दक्षिण भारत में आंध्र और कर्नाटक, तमिलनाडु में। हमारे वर्तमान काल साहित्य भाषा के रूप में नींव उसी युग में पड़ी थी, यानी देखा जाए तो इसी युग में जो है इसका नींव पड़ा था। बंगाली, असलीम या उड़ीसा, मराठी इत्यादि भारत के उत्तर दक्षिण पूर्व भाग में बोली जाने वाली भाषा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इन भाषाओं में रचे गए साहित्य ने संस्कृति के एक अधिकार को समाप्त कर दिया, यानी देखा जाए तो भाषा में रचे गए साहित्य संस्कृति के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, और नई क्षेत्रीय शासकों के संरक्षण के कारण ही स्थानीय भाषा में विविध साहित्य का सृजन भी हो सका। देखिए, जब तक अगर कोई क्षेत्रीय शासक कोई साहित्य लिखने के लिए किसी भी रचनाकार को प्रोत्साहित नहीं करेगा तो वो नहीं लिख पाएगा। तो इससे ये पता लगता है कि जो क्षेत्रीय राजा हुआ करते थे वो भी साहित्य का संग्रह करना चाहते थे, क्योंकि बहुत से रचनाएं जो थी जिसका जो है उन्होंने अपने ही लैंग्वेज में अनुवाद किया, तो इसका मतलब है वो भी जानना चाहते थे कि इसमें था क्या। तो इसका जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही हमारे समक्ष आता है कि इस काल के सर्वाधिक प्रमुख क्षेत्रीय भाषा की रचनाएं चोल शासकों के शासनकाल में कदम द्वारा रचित तमिल रामायण रही। यानी कदम जो है द्वारा रचित गई रामायण कौन सी थी? तमिल लैंग्वेज में लिखी गई रामायण रही। और इसी प्रकार कर्नाटक क्षेत्र में पंपा, जिसे कन्नड़ साहित्य के महत्वपूर्ण रत्नों में से एक माना जाता है, ने पंपा भारत के नाम से प्रसिद्ध विक्रम अर्जुन विजय की रचना की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहता है, और ये रचनाकार का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है अगर कोई भी आप जो हो कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हो। और बच्चों, आज से ही आपको स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन की स्टार्टिंग, क्योंकि आपको पता है कि जो क्लास में आप पढ़ रहे हो ना वो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यहाँ से ही एमसीक्यू बनता है बड़े बड़े एग्जाम में। तो अभी कहता हूँ ना कि ध्यान से पढ़ो, समझ के पढ़ो और अच्छा से करने की कोशिश करो। इसी प्रकार आंध्र क्षेत्र में नैनियाल ने महाभारत के कुछ अंशों का अनुवाद तेलुगु में किया था। किसने किया था? पहले नैनियाल ने किया था। महाभारत के कुछ अंशों का तेलुगु में अनुवाद किया, जिसे कवि तिक्ना ने जो है 13वीं शताब्दी में से पूर्ण करके दिखा दिया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था इस जगह पर कि उस समय के राजा भी जो है बड़े बड़े लेखों को संग्रहित करना चाहते थे अपने ही लैंग्वेज में, और अपने जनमानस को जो है सही रास्ता दिखाने के लिए अग्रसर हो रहे थे। क्योंकि आपको पता है रामायण जो है एक आदर्शमय जो है ग्रंथ है, आदर्शमय जो है विचारधारा है, जिसमें राम की जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में दर्शाया गया है। यद्यपि संस्कृति की महातब विद्वानों ने ज्ञान की भाषा के रूप में बनी रही। संस्कृति में लिखी गई इस काल की प्रमुख रचना थी कथा संग्रह, यानी कथा संग्रह जिसे हम कहते हैं कथा सरिता सागर। कथा सरिता सागर सबसे प्रमुख रचना थी, जो किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृति भाषा में लिखी गई थी। कश्मीर के विभिन्न शासकों का विवरण प्रस्तुत करने वाला कलहन द्वारा रचित राजतरंगिणी, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। देखिए, राजतरंगिणी के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन में जरूर आता है। कभी राजतरंगिणी रचयिता कौन थे? तो कलहन थे। राजतरंगिणी में किस क्षेत्र के बारे में वर्णन है? तो कश्मीर के बारे में है। कश्मीर का हमें जानकारी किससे मिलती है? तो राजतरंगिणी से मिलती है। कश्मीर के बारे में किस लेखक ने लिखा था? कलहन ने। तो देखिए कितना क्वेश्चन बन जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आपको भी पता है। तो आपको पता है ना कि इससे अधिक आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। कहते हैं उसके बाद तथा पालक शासकों के काल में बंगाल के कवि जयदेव द्वारा रचित गीत गोविंद। गीत गोविंद का रचयिता कौन है? जयदेव। जयदेव ने किस रचना की रचना की थी? गीत गोविंद का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। राज संरक्षण प्राप्त करने वाले अन्य जो है गतिविधियाँ थी मंदिर निर्माण, यानी राज्य संरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी मंदिर का निर्माण करना। इन मंदिरों का जो है निर्माण कराने वाले शासकों ने जो है गौरव तथा शक्ति को दर्शाया। जितना भव्य मंदिर उतना ही शक्तिशाली उसकी निर्माण कराने वालों
करवाने वाला माना जाता है, क्योंकि देखिए जितना भव्य मंदिर होगा उतना ही राजा भी उतना ही प्रभावशाली होगा। यकीनन इसमें परंपरा संबंध था। मंदिर निर्माण तथा उसके नियमित रख रखाव में बड़ी मात्रा में मानव तथा वित्तीय संसाधन की आवश्यकता पड़ती होगी। यह तभी संभव था जब वह राजधानी तथा शक्तिशाली हो, यानी राज्य जो धनी हो और शक्तिशाली हो, तभी जो है इतने बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाना और इतने बड़े शिल्पकार करवाना तभी संभव हो पाता है। इस काल के दौरान निर्मित हुई मंदिरों का स्थापत्य कला में हम 3 श्रेणियों का उदय पाते हैं, जिन्हें नागर, द्रविड़, वेशर यानी मिश्रित के नाम से जाना गया है। नगर शैली की प्रमुख विशेषता विशाल मीनारों का निर्माण था और इस शैली में निर्मित मंदिर उत्तर भारत के विस्तृत जो भूभाग में फैले हुए थे, विशेषकर मध्य भारत, गुजरात तथा उड़ीसा में। तथापि प्रचलित नागर शैली में भी क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय विशेषताएं थी। इस शैली के प्रमुख मंदिर में भुवनेश्वर में जो है लिंगराज मंदिर, कोणार्क का जो है सूर्य मंदिर और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली काफ़ी विकसित हुई। चोल शासक काल में यह अपने गौरव के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी थी और इस शैली की प्रमुख विशेषता थी गर्भगृह, विमान मंडप, जो कि गोरम का निर्माण था। यानी ये सारे प्रमुख शैलियाँ थी, ठीक है। गर्भगृह, विमान मंडप, मंडप गोरपुरम का निर्माण, यानी गर्भगृह से तात्पर्य था मुख्य देव का अंत निवास स्थल। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना, गर्भगृह का अर्थ क्या होता है? तो गर्भगृह का अर्थ होता है मुख्य देव का अंत निवास स्थल, जहाँ पर वो स्वयं निवास करते हैं। गर्भगृह के ऊपर बनी इमारतों को विमान कहा गया और मंडप अंकित स्तंभों का विशाल भवन जो गर्भगृह के सम्मुख निर्मित होता था। मंदिर क्षेत्र के चारों ओर बने भव्य बड़े दरवाजे को हम जो है गोपुरम कहा गया और इस शैली का सर्वाधिक प्रमुख जो है मंदिर चोल शासक राजा राज द्वारा जो है तंजौर स्थित विदेश्वर मंदिर था। विदेश्वर मंदिर बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट था। कहते हैं वेश्वर मंदिर जो है, विदेश्वर मंदिर मिश्र पद्धति का जो है प्रतिनिधित्व करते थे और ये चालुक्य शासकों के संरक्षण में निर्मित हुई। देखिए चालुक्य शासक ने जो है इसका निर्माण करवाया और बादामी कर्नाटक के निकट पट्टकल में पाए गए। मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में भी इस युग में नई ऊंचाई को छुआ और चोल कलाकारों द्वारा तांबे की बनी नटराज की मूर्ति इस युग की अनमोल देन थी और इन मूर्तियों में जो है शिव के नृत्य करने की जो है भंगिमा में दर्शाया है, जो कि अपनी धुन और संतुलन में अतुलनीय है। तो आप समझ सकते हो कि इस समय जो है शिव का जो है नृत्य यानी जो है नटराजन के रूप में दिखाया गया, जो कि संतुलन और संतुलन का सबसे बड़ा अतुलनीय उदाहरण माना जा सकता है। अब सोचिएगा कि ये कैसा जो है कैसा स्टैच्यू है, कैसा तस्वीर है, चलिए देखते हैं कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि शिव के द्वारा जो नृत्य करते हुए जो संतुलन के बैलेंस किए हुए हैं, इनको नटराज के रूप में जाना जाता है और लोग इनको नटराज के रूप में ही इनको प्रसिद्धि मिला है। बहुत से साहित्यकार को जो है नटराजन की मूर्ति के रूप में उनको सम्मान दिया जाता है। तो कहते हैं ये बहुत काफ़ी उत्कृष्ट उस समय के जो है उदाहरणों में से एक समझा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे समक्ष जो है अत्यंत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट आया है दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबंध। आखिर यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध कैसा था, लेकिन किस पीरियड के दौरान? ये समय अवधि जो था 750 से लेके 1200 के मध्य भारतीय जो है परिदृश्य कैसी थी? तो यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ इस समय काल में कैसी दशा थी। कहते हैं अगर देखा जाए दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध, तो कहते हैं भारतीय प्राचीन काल से ही व्यापार तथा अन्य गतिविधियों की वजह से विश्व के तमाम हिस्सों में जो है भ्रमणशील रहे हैं, यानी भ्रमणशील रहे हैं हर क्षेत्र में। तमाम क्षेत्र में देखा जाए तो भारत के व्यक्ति जो है लोग जो है हर क्षेत्र में भ्रमणशील रहे हैं, यानी वो घूमने के लिए हर समय तड़पते रहते थे। जहाँ तक भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संबंध का प्रश्न है वो ईस्वी पूर्व 5वीं शताब्दी के लगभग प्रतीत होता है। जहाँ तक तथा अन्य जो है बौद्ध साहित्य में भारतीय द्वारा स्वर्ण द्वीप की यात्रा का उल्लेख हमें मिलता है, यानी स्वर्ण द्वीप की यात्रा का हमें उल्लेख साफ शब्दों में मिलता है, जिसे जावा के रूप में जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ इस संबंधों की पहचान हमें जो है नवीनतम पुरातात्विक खोजों के थाईलैंड, वियतनाम तथा इंडोनेशिया के जो है गतीय क्षेत्र से प्राप्त भारतीय मोती, गोमोत तथा
अन्य बहुमूल्य रत्नों से हमें प्राप्त होती है। ये खोजें ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी तक चलती चीनी कथाओं के अनुसार दक्षिण पूर्व एशिया में प्रथम साम्राज्य की स्थापना जो फुनहान यानी कमौंडिया में प्रथम शताब्दी में जो है कनंदिन्य नामक ब्राह्मण ने की थी, जो भारत से आया था तथा अपने स्थानीय राजकुमारी से वहाँ विवाह भी किया था। हालांकि दक्षिणी पूर्व एशिया के साथ भारतीय व्यापारिक संबंध 5वीं शताब्दी के लगभग और प्रगाढ़ हुए, लेकिन जब संस्कृति भाषा में लिखे उल्लेख के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ हुई तो यह अपने स्वच्छ शिखर पर 800 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी तक रहा, जब पूरे दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय नाम के कई शासक तथा वंशों का वहां पर उदय हो चुका था। दक्षिण और पूर्व के संबंध मुख्यतः व्यापार पर आधारित हुआ करती थी और दक्षिण पूर्व एशिया इलायची, चंदन की लकड़ी तथा लौंग में समृद्ध था, जिसे भारत तथा पश्चिम के बीच व्यापारिक संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। आरंभ में भारतीय व्यापारी वर्ग ने तटीय क्षेत्र में निवास करना आरंभ कर दिया, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपना सूचना तंत्र आंतरिक क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दिया। भारतीयों के धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्यतः बौद्ध ब्राह्मण पुजारी भी व्यापारी के साथ आए और इस प्रकार दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय संस्कृति सभ्यता का विस्तार हुआ। किंतु यहाँ यह स्मरणीय होगी कि भारतीय संपर्कों ने स्थानीय संस्कृति को अलग नहीं किया। यह स्थानीय विशेषताओं तथा भारतीय संस्कृति का एक मिला जुला रूप था। उदाहरण के लिए संस्कृति न्याय की भाषा के रूप में अपनाई गई, वहीं विभिन्न क्षेत्रीय भाषा भी साथ में प्रयुक्त होती रही, क्योंकि हमें संस्कृति तथा स्थानीय भाषाओं में वर्णित उल्लेख प्राप्त वहाँ से हुए हैं। इसी प्रकार दक्षिण पूर्वी एशिया वासियों तथा ब्राह्मणों में वर्ण व्यवस्था तो थी, किंतु समाज का वर्गीकरण भारत की तरह कठोर नहीं हुआ करती थी। यानी भारत में देखा जाए तो वर्ण व्यवस्था थी काफ़ी कठोर थी, लेकिन दूसरे एशिया क्षेत्रों में ये बहुत कठोर नहीं थी। दक्षिण पूर्व एशिया में सर्वाधिक प्रमुख वंश 8वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, जो शैलेंद्र वंश का था। इसमें जावा, सुमात्रा तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य हिस्से थे। यह एक विकसित नौ शक्ति थे तथा अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के चलते चीन, भारत तथा पश्चिमी के अन्य देशों के व्यापार को नियंत्रित करते थे। शैलेंद्र शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी हुआ करते थे तथा भारतीय शासकों के साथ उनके घनिष्ठ संबंध थे। इसी वंश के एक शासक ने 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण भी करवाया था। उसके अनुरोध पर बंगाल के पाल शासक देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान में दे दिए थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात थी कि इस वंश के एक शासक ने 9वीं शताब्दी में नालंदा में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया तथा उसके अनुरोध पर बंगाल के पाल शासक ने देवपाल ने उसके रख रखाव के लिए 5 गांव को ही दान कर दिया। इसी प्रकार अन्य 4 शासक राजपाल प्रथम द्वारा तमिल तट पर एक बौद्ध मठ के निर्माण की अनुमति प्रदान भी की गई थी। शैलेंद्र शासकों ने एक भव्य बौद्ध मंदिर का निर्माण जावा में बोरोबुदुर में किया और यह एक पहाड़ी पर स्थित है तथा उसमें 9 चबूतरे विद्यमान हैं। बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू देवी देवता जैसे शिव, विष्णु की आराधना भी दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थी। उन्हें समर्पित कई मंदिर विभिन्न स्थानों पर पाए जा रहे हैं और पाए गए हैं। यह भारतीय प्रेरणा तथा प्रभाव की झलक देती है। भगवान विष्णु के समर्पित सर्वाधिक प्रसिद्ध मंदिर अंगकोटवाट में स्थित है, जो 12वीं शताब्दी में कम्बोडिया के शासक सूर्यवर्मन ने दक्षिणी द्वारा बनवाया गया था और यह पानी से भरी हुई खाई से घिरा हुआ है और इसमें विशाल गोपुरम है तथा इसमें विशाल दृश्य है जिसकी भित्तियों पर रामायण महाभारत से संबंधित मूर्तियां अलंकृत किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था उस समय की स्थिति को जानने के लिए। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है, जो कि बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना।